मूल्यांकन मूल्यांकन की थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं। ये सबसे पहले मूल्यांकन की अवधारणा जो थी सबसे पहले बीएस ब्लूम ने दिया था। तो मूल्यांकन की जो कॉन्सेप्ट था, मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले, मूल्यांकन की अवधारणा सबसे पहले बीएस ब्लूम ने दिया। और बीएस ब्लूम की इस अवधारणा को, मूल्यांकन की इस अवधारणा को हार्वर्ड स्पेंसर ने पाठ्य योजना में शामिल किया। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि सबसे पहले मूल्यांकन की अवधारणा बीएस ब्लूम ने प्रदान की, और बीएस ब्लूम ने करने के बाद में उसके मूल्यांकन की अवधारणा को पाठ्य योजना में शामिल किया हार्वर्ड स्पेंसर ने। और मूल्यांकन के दौरान प्रश्नों की संख्या 5 या 7 होती है, और प्रश्न विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, ब्लैंक स्पेस वाले हो सकते हैं, यस नो टाइप वाले हो सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह हुई कि मूल्यांकन की अवधारणा सबसे पहले बीएस ब्लूम ने दी थी, और बीएस ब्लूम की इस मूल्यांकन की अवधारणा को पाठ्य योजना में शामिल हार्वर्ड स्पेंसर ने किया था। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, मूल्यांकन का आधार होता है, मूल्यांकन करने का आधार होता है, मूल्यांकन का आधार होता है शैक्षिक उद्देश्य, और पाठ्य योजना में मूल्यांकन का आधार होता है शिक्षण उद्देश्य। यहाँ पर दो प्रकार का विरोधाभास है थोड़ा सा। तो ओवरऑल टीचिंग मेथड में बात करें, मूल्यांकन करने का आधार होता है शैक्षिक उद्देश्य। सिर्फ और सिर्फ लेसन प्लान के अंतर्गत बात करें तो लेसन प्लान के अंतर्गत, पाठ्य योजना के अंतर्गत मूल्यांकन का आधार होता है शिक्षण उद्देश्य। बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन का आधार शैक्षिक उद्देश्यों को माना है, ध्यान रखना। बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन का आधार शैक्षिक उद्देश्यों को माना है, जबकि हार्वर्ड स्पेंसर ने मूल्यांकन का आधार शिक्षण उद्देश्यों को माना है। तो हार्वर्ड स्पेंसर शिक्षण उद्देश्यों को मूल्यांकन का आधार मानते हैं, जबकि शैक्षिक उद्देश्यों को मूल्यांकन का आधार मानता है बीएस ब्लूम। अब शैक्षिक उद्देश्य पाठ्योजना, शिक्षण उद्देश्य को पाठ्य योजना में शामिल किया हार्वर्ड स्पेंसर ने। शैक्षिक उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य होते हैं, एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। और शिक्षण उद्देश्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो कि बीएस ब्लूम की अवधारणा थी, आपको पहले ही बता दिया। बीएस ब्लूम ने 3 प्रकार के शिक्षण उद्देश्य बताए हैं। पहला ज्ञानात्मक होता है, जो 1956 में बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया था। सेकंड शिक्षण उद्देश्य होता है वो भावात्मक होता है, भावनात्मक होता है, जो कि क्रथवाल के द्वारा दिया गया था 1964 में। और तीसरा जो होता है क्रियात्मक होता है, जो कि सिम्पसन के द्वारा दिया गया था 1969 में। इस प्रकार से शिक्षण उद्देश्यों वाला टॉपिक आप बिल्कुल क्लियर रखें। तो दोबारा से मूल्यांकन का आधार होता है शैक्षिक उद्देश्य, और पाठ्य योजना में मूल्यांकन का आधार होता है शिक्षण उद्देश्य। बीएस ब्लूम ने जो माना था पाठ्य योजना में मूल्यांकन का आधार शैक्षिक उद्देश्य माना था, जबकि हार्वर्ड स्पेंसर ने मूल्यांकन का आधार शिक्षण उद्देश्य माना था। इसके आगे अपन चर्चा करते हैं कि शिक्षण विधियों के बारे में। देखो, शिक्षण विधियाँ और प्रविधि, प्रविधि वो होती है, शिक्षण विधियाँ वो होती है कि जिस माध्यम से, जिस तरीके से एक अच्छा अध्यापक अपने शिक्षण को अच्छा प्रभावशाली बनाने के लिए जिस टेक्निक का सहारा लेकर के बच्चों को लर्निंग कार्य करवाता है, वह शिक्षण विधियाँ कहलाती है। और प्रविधि वो होती है कि शिक्षण विधि को और रोचक बनाने के लिए दूसरी शिक्षण विधि का सहारा लिया जाता है, उसे प्रविधि बोलते हैं। तो ध्यान रखना, समस्त शिक्षण विधियों के अंतर्गत व्याख्यान एक ऐसी शिक्षण विधि है जो प्रविधि के रूप में काम ली जाती है। व्याख्यान लेक्चर मेथड के माध्यम से टीचर शिक्षण कार्य करवाता है कि समस्त खेल विधि में भी व्याख्यान विधि काम में लेगा, प्रयोजना विधि में व्याख्यान विधि काम में आती है, अभिकृत अनुदेशन विधि में व्याख्यान विधि काम आती है, प्रोग्राम लर्निंग मेथड में व्याख्यान विधि काम आती है। तो व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है जो शिक्षण विधि के साथ साथ प्रविधि के रूप में ज़्यादा काम आती है। तो व्याख्यान विधि को प्रविधि के रूप में भी ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो आगे हम चर्चा करते हैं शिक्षण विधियों में। सबसे पहले शिक्षण विधि है खेल विधि। तो देखिए, दुनिया के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग खेल विधि बनाई है, ध्यान रखना, दुनिया के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग खेल विधि बनाई है। और दुनिया की सबसे पहले खेल विधि फ्रेडरिक फ्रोवेल के द्वारा बनाई गई, अमेरिका के थे ये। फ्रेडरिक फ्रोवेल ने सबसे पहले खेल विधि बनाई है। तो फ्रेडरिक फ्रोवेल की इस खेल विधि को बोलते हैं बालोद्यान, किंडर गार्डन, यानी कि बालोद्यान, किंडर मतलब बच्चे और उद्यान गार्डन मतलब उद्यान बगीचे, जिसको केजी यूकेजी बोलते हैं। और फ्रोवेल की इस बालोद्यान विधि पर सर्वाधिक प्रयोग किए थे उनके शिष्य था हेनरी कोल्डवेल कुक। इसने सर्वाधिक प्रयोग किए थे फ्रोवेल की इस किंडरगार्टन विधि पर, तो इसलिए हेनरी कोल्डवेल कुक को खेल विधि का प्रयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिए, तो हेनरी कोल्डवेल कुक की स्वयं की भी एक पर्टिकुलर खेल विधि थी, उसका नाम था प्लेवे मेथड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किंडरगार्टन विधि किसकी है, फ्रोवेल की है, खेल विधि के जनक कौन है, हेनरी कोल्डवेल कुक है, खेल विधि के प्रयोगकर्ता कौन है, हेनरी कोल्डवेल कुक है।
और बाद में डॉक्टर मोरिया मांटेसरी आई जो इटली की थी। डॉक्टर मोरिया मांटेसरी ने भी एक खेल विधि बनाई, उसको मोरिया मांटेसरी विधि के नाम से जानते हैं, कोई गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। जैसा उसका प्रतिपादक का नाम है वैसे उसकी खेल विधि का नाम है। उसके बाद में डाल्टन महोदय ने भी अपने सहयोगी एलन पार्कर के साथ से डाल्टन विधि बनाई है। तो जो भी खेल विधि है तो डाल्टन विधि डाल्टन महोदय की है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती दोनों को प्रतिपादक और उसकी विधियों में। ध्यान रखना, फ्रोवेल की बालोद्यान विधि स्वतंत्र वातावरण में बच्चों को सीखने पर जोर देती है, स्वतंत्र वातावरण में बच्चों को सीखने पर जोर देती हैं। जबकि डाल्टन विधि और मॉन्टेसरी विधि जो होती है इनमें बच्चों को कुछ साधन दे दिए जाते हैं सीखने के लिए, कुछ सहायक सामग्री प्रदान कर दी जाती है, तो बच्चा साधन के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है। जबकि स्वतंत्र रूप से सीखने का कार्य कौन करता है? फ्रोवेल की किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत। फ्रोवेल की पद्धति स्वतंत्र वातावरण में सीखने पर जोर देती है। अब दो प्रकार के प्रश्न आने की बड़े विरोधाभास है इन प्रश्नों में। पहला है खेल विधियों का जनक। तो खेल विधियों के जनक वाली बात पूछे तो इसमें आएगा फ्रोवेल, फ्रेडरिक फ्रोवेल, क्योंकि फ्रेडरिक फ्रोवेल की बालोद्यान विधि के बाद में ही समस्त विधियाँ बनी हैं। तो खेल विधियों बहुवचन वाली बात करें तो वहाँ पर फ्रेडरिक फ्रोवेल आएगा। और पर्टिकुलर एक खेल विधि का नाम पूछें तो वहाँ पर आएगा हेनरी कोल्डवेल कुक, हेनरी कोल्डवेल कुक आएगा। तो ध्यान रखिए कि किंडरगार्टन विधि फ्रोवेल की है जो कि स्वतंत्र वातावरण में सीखने पर जोर देती है। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक की है जो इंग्लैंड के एक शिक्षक थे। मॉन्टेसरी विधि डॉक्टर मोरिया मॉन्टेसरी की है जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखने पर जोर देती है। मॉन्टेसरी की इस विधि को ज्ञानेंद्रिय मुखी विधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चा अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय मुखी विधि भी इसी का नाम है मॉन्टेसरी विधि का, जो कि डॉक्टर मोरिया मॉन्टेसरी की है। और डाल्टन महोदय की विधि है जो डाल्टन विधि है। तो अब अपने पास 3 प्रकार के प्रश्न निकल कर सामने हैं। सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले खेल विधि बनाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? फ्रेडरिक फ्रोवेल थे। फ्रेडरिक फ्रोवेल को खेल विधि का जनक नहीं कहते हैं, फ्रेडरिक फ्रोवेल को तो खेल विधियों का जनक कहते हैं। और खेल विधियों पर सर्वाधिक एक्सपेरिमेंट किसने किए थे? हेनरी कोल्डवेल कुक ने किए थे, इसलिए हेनरी कोल्डवेल कुक को खेल विधियों का प्रयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है। 2 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तीसरा यहाँ पर आता है कि खेल विधियों के जनक कौन है? फ्रेडरिक फ्रोवेल आएगा। खेल विधि का जनक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक आएगा। खेल विधि का प्रयोगकर्ता कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक आएगा। फ्रोवेल की जो विधि है बालोद्यान विधि स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्र रूप से बच्चे को सीखने पर जोर देती हैं। जबकि डाल्टन विधि और मिस एलन पार्कर की डाल्टन विधि और मोरिया मॉन्टेसरी विधि दोनों विधि साधन के द्वारा बच्चे को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखने पर जोर देती हैं। और मॉन्टेसरी विधि को तो ज्ञानेंद्रिय मुखी विधि भी कहते हैं। ये अपनी खेल विधि की थोड़ी सी अवधारणा हुई। अब खेल विधि के सिद्धांत आते हैं। तो खेल विधि के सिद्धांत में पहला सिद्धांत आता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। नन नामक मनोवैज्ञानिक ये कहता है कि खेल क्या होता है। उन्होंने ये बताया कि बच्चे के अंदर कार्य करने के उपरांत जो अवशेष बची हुई जो शक्ति होती है, एनर्जी होती है, उस शक्ति का प्रदर्शन बच्चा खेल के माध्यम से करता है। यानी कि अतिरिक्त शक्ति का प्रदर्शन बच्चा खेल के माध्यम से करता है और वही खेल होता है। ये नन नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, NUN नन ने कहा था। तो ये अतिरिक्त शक्ति, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत दिया था सीलर, जो कि जर्मन का एक कवि था, और हर्बर्ट स्पेंसर आपने पहले पढ़ाई है। तो हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर का ये सिद्धांत था। ये दोनों ये मानते हैं कि बच्चे के अंदर कार्य करने के उपरांत जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है उस एनर्जी को बच्चा खेल के माध्यम से प्रदर्शित करता है। लेकिन ये सिद्धांत आगे चल करके नेगलेक्ट हो गया। क्यों? एक मनोवैज्ञानिक आया था स्किनर, एक आया था हैरीमन। स्किनर और हैरीमन दोनों मनोवैज्ञानिक ने अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत को नेगलेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा स्पेंसर से, हर्बर्ट स्पेंसर से कि भैया कि बच्चे में अतिरिक्त ऊर्जा होगी वही तो बच्चा खेल करेगा, लेकिन एक बात बताओ मुझे कि बीमार व्यक्ति में एक्स्ट्रा एनर्जी बिल्कुल नहीं बचती है और शक्ति बढ़ाने के लिए ऊर्जा का काम किया जाता है। और अलग अलग अवस्थाओं में खेल खेलने की रुचि अलग अलग हो सकती है। तो ये सिद्धांत आगे चल करके नेगलेक्ट हो गया था, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। लेकिन अपन को इतना याद रखना है, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत या अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का था और शिलर का था। शिलर एक जर्मन का कवि था, न कि मनोवैज्ञानिक था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल का है, याद रखना सेकंड सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है मनोरंजन का सिद्धांत। खेल खेल के माध्यम से बच्चे में मनोरंजन प्रवृत्ति पाई जाती है, मनोरंजन का विकास होता है। लजारस का और स्टेनली हॉल का था। लजारस याद रखना और स्टेनली हॉल याद रखना। आगे आता है विश्रांति के सिद्धांत। विश्रांति बोलते हैं आराम को। खेल खेलने के बाद में व्यक्ति को मानसिक आराम मिलता है, मानसिक थकान दूर होती है। ये किलपैट्रिक का था, ये किलपैट्रिक ने दिया था मानसिक आराम का, मानसिक थकान का, जिसको बोलते हैं विश्रांति का सिद्धांत। आगे है विरेचर का सिद्धांत, सिगमंड फ्राइडे का है।
समावेशन का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना का संशोधन करना ही समावेशन होता है, यानी कि संज्ञानात्मक संरचना का संशोधन करना समावेशन होता है, और ये समावेशन का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। आत्म व्यक्ति का सिद्धांत, यानी कि अंतर मन में छिपी भावना को बाहर निकालना, एक्सपेरिमेंट करके बाहर निकालना, खेल के माध्यम से बाहर निकालना, आत्म अभिव्यक्ति करना, खुद की प्रेजेंटेशन देना, ये सिद्धांत माइकल मेसर्स का था, जो कि अभ्यास का सिद्धांत कार्ल ग्रास का था। इस प्रकार से ये 8 सिद्धांत हैं खेल विधि के। तो पहला सिद्धांत ध्यान रखना, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत सीलर और स्पेंसर का था। डायरेक्ट प्रश्न यही से निकल कर आता है। सिद्धांतों के प्रतिपादक ध्यान में रखिए, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर का था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडोगल का है। मनोरंजन का सिद्धांत लजारस एवं स्टैनली हॉल का है। विश्रांति का सिद्धांत किलबेक्टर का है। विरेचर का सिद्धांत सिगमंड फ्राइडे का है। और समावेशन का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। और आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत माइकल मेसर्स ने दिया था खेल विधि के अंतर्गत। और अभ्यास का सिद्धांत जो दिया था वह कार्ल ग्रास ने दिया था। ये खेल विधि का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अवधारणा हो गई, उसका अर्थ हो गया, उसके जनक हो गए और उसके सिद्धांत हो गए। लेकिन शिक्षण विधियाँ तभी जाके कम्प्लीटली सही रहेगी, सही होगी आपसे एग्जाम में। उनके आपको गुण याद होंगे, उनके आपको दोष याद होंगे। प्रत्येक शिक्षण विधियों के आपके गुण भी याद करने, उनके मेरिट्स याद करें, उनके दोष याद करने। तो खेल विधि के गुण कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो खेल विधि एक वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। बिल्कुल इसमें मनोवैज्ञानिक तकनीक का भरपूर प्रयोग किया गया खेल विधि के अंतर्गत। दूसरा, खेल विधि जो होती है वो शिक्षक केंद्रित नहीं होती है, बाल केंद्रित होती है। और जॉन एडम्स ये कहते थे कि शिक्षा, आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है, जबकि जॉन डीवी कहते थे पहले कि शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती थी। द्विमुखी प्रकार की प्रक्रिया बनाई थी जॉन डीवी ने, लेकिन जॉन एडम्स ने इसको त्रिमुखी बना दिया। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को शामिल कर दिया। जॉन एडम्स ये कहते हैं कि शिक्षण को सिखाने के लिए बीच में आधार होना चाहिए, वो आधार पाठ्यक्रम शामिल किया और वो आधार के वशीभूत होकर के शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया जाए। तो जॉन एडम्स ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने का भरसक प्रयास किया, और बाल केंद्रित मानने वाले जॉन एडम्स थे, जबकि शिक्षक केंद्रित मानने वाले जॉन डीवी थे। ध्यान रखना इस चीज़ का। और इस खेल विधि के अंतर्गत अध्यापक की भूमिका केवल डायरेक्टर के रूप में होती है, डायरेक्शन देने वाले के रूप में होती है, निर्देशक के रूप में होती है। सबसे पहला इसमें इस खेल विधि बाल केंद्रित होती है। दूसरा, इसमें शिक्षक जो होता है वो निर्देशक के रूप में होता है, डायरेक्शन देने वाले के रूप में होता है। इसमें बालक के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास किया जा सकता है, और ये विधि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी उपयोगी है। खेल विधि से व्यक्ति में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। यह विधि सामाजिक गुणों का विकास करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। खेल विधि के माध्यम से बच्चे में भावनात्मक संबंध जुड़ते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने की भावना जुड़ती है, और खेल विधि से बच्चे में सामाजिक गुणों का वास्तव में विकास होता है। इस विधि में बालक में नेतृत्व क्षमता, देखिए भी किसी भी खेल करेंगे तो इस खेल का कैप्टन होता है, जो कैप्टन होगा तो उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। लीडरशिप क्वालिटी इसमें डेवलपमेंट होती है, तो खेल विधि से लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट होती है। इस विधि में बालक में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना होती है। खेल विधि से बच्चे में कंपटीशन की भावना होती है, एक दूसरे से बेहतर करने की सोचता है प्रत्येक बच्चा। और इस विधि से विद्यार्थी शिक्षक के बीच मधुर संबंध होते हैं। खिलाने वाले शिक्षक और खेलने वाले विद्यार्थियों के बीच में तालमेल स्थापित होता है और अच्छे संबंध बनते हैं खेल विधि के माध्यम से। और यह विधि शिक्षण प्रक्रिया को बड़ा रोचक और प्रभावी बनाती है, और इस विधि के माध्यम से सीखा हुआ ज्ञान पूरा का पूरा स्थायी हो जाता है। और ये विधि प्राथमिक लेवल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, प्राइमरी सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये विधि। और ये विधि सभी प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी हो सकती है, चाहे वो मंदबुद्धि वाला बालक हो, चाहे सृजनशील बालक हो, चाहे क्रिएटिविटी वाला हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे समस्यात्मक हो, चाहे सामान्य बालक हो। हर प्रकार के बच्चों के लिए ये विधि सर्वाधिक उपयोगी हो सकती है। ये तो हुआ खेल विधि के गुण। अब खेल विधि के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे, तभी तो खेल विधि की कमियां समझ में आएगी, तभी तो प्रश्न अपन का सही होगा। तो उसके दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह एक लंबी विधि है, अपन को पता है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम को यदि खेल विधि के माध्यम से पढ़ाएंगे तो पाठ्यक्रम पूरा होगा नहीं, उससे पहले अपनी वार्षिक एग्जाम की डेटा जाएगी स्कूलों में। तो इसलिए खेल विधि एक लंबी विधि हो सकती है, और प्रत्येक विषय वस्तु इसके माध्यम से पढ़ा नहीं सकता, और इसमें समय अधिक खर्च होता है। बिल्कुल इसमें बहुत लॉन्ग टाइम चाहिए। प्रत्येक पाठ को खेल के माध्यम से बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। इसमें एक अनुभवी उच्च प्रशिक्षक शिक्षक की आवश्यकता होती है, जो कि हर विद्यालय में मिलना बड़ा संभव नहीं है। आजकल तो वैसे विद्यालयों में स्टाफ की कमी चल रही है। इस विधि पर आधारित पाठ्यक्रम का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। विद्यार्थी खेल खेल में भटक सकता है। अपन जो विद्यार्थी जो बनाना चाहते हैं वो न बन करके अनुचित साधनों का प्रयोग करके भटक सकता है और लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। नमस्कार जी। और पाठ्यक्रम को निश्चित नहीं किया जा सकता। पाठ्यक्रम को निश्चित समयावधि होती है पढ़ाने के लिए, एक ड्यूरेशन होता है। निश्चित ड्यूरेशन के अंतर्गत अपन पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर अपन प्ले वे मेथड के माध्यम से लग गए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं मानता हूँ कि ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन अपना सिलेबस पूरा कम्प्लीटली नहीं होगा।
तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि खेल विधि पढ़ने से पहले खेल विधि की अवधारणा को समझें, उसके उद्देश्य को समझें, उसके मेरिट को समझें, उसके दोषों को समझें। अगर आप उनके गुण और दोषों को नहीं समझ पाओगे तो खेल विधि से आने वाले प्रश्नों को आप बिल्कुल हल नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसको ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।